सभी को मेरा वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वाति दीक्षित वेरी गुड इवनिंग, विनीता, प्रवेश कुमार जी, शिवानी, सभी को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। आज जैसा कि हमने सोचा है कि कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म आपको और करा दें, हाँ खेमराज जी बताइए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, बताएं। हाँ सर, प्रैक्टिस चल रही है, रिवीजन भी चल रहा है। चलिए चलिए, ठीक ठीक है सर कल टेस्ट दिया था सर। जी। टेस्ट का लेवल सर बहुत हाई था, एमपी के एमपी की तुलना में। एमपी की तुलना में हाई लग रहा था आपको? हमने सोचा एमपी की तुलना में हो सकता है लो लगे आपको। नहीं सर, वो तो बहुत हाई था, तो क्या मतलब 20 ही मेरे, मतलब 20 ही सही हो पाया, क्योंकि मैंने सर तैयारी तो दिन भर करी थी और कल भी कर रहे थे, पर वो रिलेट नहीं कर पाया मैं। मेरे को फिर बाद में मैंने देखा, उसमें बहुत से क्वेश्चन बन रहे थे, पर वो क्या उस समय नहीं, थोड़ा क्लिक नहीं हो पा रहे थे माइंड में। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए एक काम ये करिएगा, मैं उसको प्रैक्टिस का अभी उसका जो पेपर था, मैं नाइट हाँ में सर। डिस्कशन आपसे करूँगा। ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर। प्रैक्टिस चलेगी ना सर अभी? बिल्कुल बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में भी थोड़ा करवा दीजिएगा, वो ठीक है, ठीक हमारी अलग है। ठीक है, ठीक, ओके, ओके। थैंक यू। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। पहले कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म पूरा कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपको क्या करना है। और बाकी इनऑर्गेनिक की मैं रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं रहता है, इनऑर्गेनिक में अपलोड कर दूंगा जितनी भी एसपीडीएफ की डिटेल है, लाइन से चलूंगा, करता रहूंगा डेली। ठीक है, चलिए। वो चाहे यूपी के हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश, कहीं का भी हो, उस पीडीएफ को हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके साथ। ठीक है प्रवेश जी, चलिए देखिए मैंने आपको स्क्रीन शेयर की है। और आज ये वाला जो कन्फर्मेशन में लिखना बहुत रहता है, इसलिए मैंने इसकी पीडीएफ ऑलरेडी पहले से एक अच्छी बुक की मदद से बनाई है, और इसको मैं यहीं से डिस्कशन भी आपको करूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, समझाऊंगा, बाकी मैं पढ़ूंगा नहीं। पढ़ने के लिए तो आपके लिए पीडीएफ मिलेगी, पढ़िएगा आप ही अपने आप, मुझे पढ़ना नहीं। देखिए कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म एक्चुअल में करती क्या है। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म हमें ये बताती है कि आखिरकार ये आइसोमेरिज्म का वो पार्ट है जो हमें ये डिसाइड करके बताता है कि कौन सा स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेबल है। यानी कि मॉलिक्यूल के स्टेबल स्ट्रक्चर की जो जानकारी देता है वो स्ट्रक्चर कहलाता है कन्फर्मर्स। ठीक है, कन्फर्मर्स वो एक दूसरे के कन्फर्मर्स कहलाते हैं, और ये फिनोमिना कहलाता है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अधिकतर जितने भी कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म हैं ये सब एल्केन में होते हैं, और एल्केन के अंदर क्या होता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अगर जहां मेरा कर्सर है, अगर इस कर्सर को आप नोटिस कर पाओगे, कर्सर को नोटिस करोगे, आप ध्यान दो, मैं अभी अपनी समझाने की आपको कोशिश करता हूँ थोड़ी सी। ये अगर मैं नोटिस करता हूँ तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास में इथेन मॉलिक्यूल है, और इथेन मॉलिक्यूल का जो कार्बन है, जो इथेन मॉलिक्यूल का जो कार्बन है, वो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर आप नोटिस करो तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, दिस इज सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सुनते रहोगे समझ में आएगा, बाकी तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो रोटेशन फ्री होता है। मतलब अगर आप कहें कि इसका रोटेशन क्या होता है, तो ये रोटेशन फ्री होता है, मतलब आसानी से रोटेट करा सकते हैं। जैसे आप अपनी हथेली पर एक उंगली रखिए और घुमा दीजिए, हथेली पर पेन रखिए, घुमा दीजिए, तो ये सब फ्री रोटेशन होते हैं। लेकिन अगर आप हथेली पर दो उंगलियां रखेंगे तो फिर हिम्मत नहीं कि आप पूरा घुमा दें। अगर आप घुमा लो तो हमें फोन कर देना कि सर मैंने घुमा दी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि दो उंगलियां रख करके नहीं घूमेंगी, जबकि सिंगल उंगली रखिए आप, खट से पूरी उंगली घूम जाएगी। दिस इज द सेम वे,
बिल्कुल सेम मेथड है कि उसी पैटर्न पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में रोटेशन फ्री होता है, और जो फ्री रोटेशन बनाने वाले मॉलिक्यूल होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ में, वही कन्फर्मर्स कहलाते हैं, वही कन्फर्मर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले भैया यहाँ पर हम बात करेंगे कन्फर्मेशन ऑफ द ईथेन मॉलिक्यूल। ईथेन मॉलिक्यूल के कन्फर्मेशन की बात करेंगे। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में है, इसीलिए मीथेन में संभव नहीं है। पेपर में अगर आ जाए कि मीथेन में क्यों संभव नहीं है, तो बताना कि मीथेन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसीलिए वहां पर कोई संभावना बच्चा नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात का। समझ रहे हैं मेरी बात? आप नहीं समझ पा रहे हैं? प्रवेश जी, नेहा पांडे, पंकज जी, सभी को एक बार हाँ बोलिए तो ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ईथेन मॉलिक्यूल के बीच में जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल है, और सिंगल बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन है, ये रोटेट कर रहा है। अब ये बताइए कि अगर मान लो ये इसके सामने देखो, ये जहां मैंने डॉट रखा है तो यहाँ ब्लैंक जा रहा है, यहाँ ब्लैंक जा रहा है, इसके बीच कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो डिस्टेंस आपको मैक्सिमम दिखाई देगी। कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो डिस्टेंस आपको मैक्सिमम दिखाई देगी, और जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो ओवरलैपिंग सवाल ही नहीं उठता हो जाए। जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो स्टेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा दिखाई देगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब डिस्टेंस मैक्सिमम होती है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है, जो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, और आपको दिखाई भी साफ दे रहा होगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे। जैसे अब आप एक चीज बताओ, जैसे आप बस में बैठ करके जाते हो और पड़ोस में कोई इंसान बैठा है और वो आपसे बार बार टच होता रहेगा, तो आप क्या करते हो? कोशिश करते हो ना हिलडुल के थोड़ा उससे दूर हो जाए, इंच 2 इंच की दूरी बना लेते हो। तो दूरी इसलिए बनाते हो कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप में टच कर रहा है, कि भैया हटो यार, ये तुम पसीना कहाँ लगा रहे हो, चिपचिपा रहे हो, दूर हट के बैठो जरा कायदे से। तो आपके अंदर स्टेबिलिटी जो है वो तभी आएगी ना। अब पता लगा चिपक के बैठे हो तो फिर क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा, रिपल करना शुरू कर दोगे। चिपक के बैठे, बोले यार गर्मी वैसे यार, पसीने में चिपचिपा रहे हो, क्या बात है, जरा उधर हट जाइए। तो शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगी तो स्टेबिलिटी कम, और उसी डिस्टेंस में सिंपल सी बात है, उठ के चले जाओगे, दूसरी सीट ढूंढ लोगे, दूरी कवर कर लोगे। तो शॉर्ट डिस्टेंस होगी रिपल्सन होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी अट्रैक्शन होगा। देखोगे अब कोई भी इंसान, कोई देखने में अच्छा लग रहा हो, दूर से बड़ा मजा आ रहा होगा देखने में, बोले यार बड़ा यार सही है, सही जगह बैठे आप, तो सामने तो दिख रहा है। लेकिन समस्या है कि कहीं वो पास बैठ गया, और पास बैठने के बाद पसीने की बदबू की आ रही होगी, तो फिर कहोगे यार क्या आफत में फंस गया। तो वही कंडीशन सेम यहीं पर है। ये बेचारे जो आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये डिस्टेंस मैक्सिमम कवर किए हुए हैं, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, और यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो रोटेशन कराना पड़ता है। एक फॉर्म कहलाती है स्टैगर्ड और दूसरी फॉर्म कहलाती है इक्लिप्स। स्टैगर्ड का मतलब है जो एक दूसरे को ओवरलैप न करे, और इक्लिप्स का मतलब है कि जो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। तो ये बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? कविता जी, कविता जी बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इन दोनों में? स्टैगर्ड में और इक्लिप्स फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? जी बताइए। स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है चौधरी जी, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। इन द कन्फर्मेशन गिवन लेफ्ट स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहलाता। हाइड्रोजन आर एस फार अपार्ट फ्रॉम पॉसिबल विच इन द कन्फर्मेशन गिवन राइट, वो क्या कहला रहा है? इक्लिप्स्ड कहला रहा है। हाइड्रोजन आर क्राउडेड टुगेदर एंड ऑलमोस्ट इक्लिप्स्ड विद अदर, द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरमीडिएट कन्फर्मेशंस आर रिफर्ड एज द एसक्यू कन्फर्मेशन। तो अगर इनके जो रोटेशन करके हमें मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू कन्फर्मेशन भी बोलते हैं। स्क्यू कन्फर्मेशन का नाम भी दिया जाता है। तो एक चीज आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक चीज आप और नोटिस कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर डोमिनेंट कन्फर्मेशन ईथेन का पूछा जाए तो कौन सा मॉलिक्यूल आएगा? कौन सा मॉलिक्यूल पेपर में आया कि विच वन इज द डोमिनेंट कन्फर्मेशन ऑफ द इथेन? तो डोमिनेंट कन्फर्मेशन इथेन का क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन इज द डोमिनेंट होता है, क्योंकि वही स्टेबल होता है, स्टैगर्ड वाला ही स्टेबल होता है, और जो स्टेबल होता है वही डोमिनेंट मॉलिक्यूल कहलाता है। समझ गए उषा जी? तो ये चीज आपको छोटी छोटी बातें हैं, अनुज सर ने लिखी हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी पीडीएफ दे दूंगा, पूरी यही लगा दूंगा, और इसी समझाया भी दे रहा हूँ आपको।
तो इतनी बात तो मुझे यहाँ पर बतानी थी कि किसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी है और किसमें कम स्टेबिलिटी। लेकिन जो फिगर आप जो ये देख रहे हैं, एक वर्ड होता है जिसका नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टॉर्सनल स्ट्रेन। तो जो आपको सिंपल सी बात ये बताएं कि टॉर्सनल स्ट्रेन तब महसूस करता है जब एटम एक दूसरे को रिपेल करे, मतलब उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करे। तो अगर मैं इथेन मॉलिक्यूल को देखता हूँ तो यहाँ पर देखो स्टैगर्ड मॉलिक्यूल अगर ऊपर वाले पन्ने पे दिखाऊं आपको, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है जो आपको मॉलिक्यूल ये दिखा रहा हूँ, जहाँ मैं येलो डॉट रख रहा हूँ। येलो बहुत हो गया है, मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला डॉट रख देता हूँ, ये ग्रीन डॉट जो आपको दिख रहा है ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है। तो मतलब जो स्ट्रेन होगा, खिंचाव होगा, वो कम हो जाएगा, मिनिमम। तो स्टैगर्ड फॉर्म में मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन होता है और इक्लिप्स फॉर्म में जो होता है वो आपका मैक्सिमम, यानी पास पास ग्रुप आ जाएंगे तो जो पास पास होने से रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है स्टैगर्ड फॉर्म में जो है वो टॉर्सनल स्ट्रेन कम होगा, जबकि इक्लिप्स फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा। तो मतलब ये टॉर्सनल स्ट्रेन एक ऐसा रिपल्सन है जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में लगता है और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। तो चौधरी जी, सिंपल सी बात यह है कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू द लीस्ट टॉर्सनल स्ट्रेन। यही बात मैंने अभी आपको बोली भी है। लेकिन टॉर्सनल स्ट्रेन होता क्या है चौधरी जी? तो दिस रिपल्सिव interaction between the electron cloud which affect the stability of the conformation is called torsional strain। इतना बढ़िया आपको करके लिखा गया है कि आपको बहुत ज़्यादा किताब खरीदने की अनुसार के साथ जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मटेरियल ही आपको दे रहा हूँ, उसके बाद भी अगर किताब से पढ़े तो मुझे लगता है फाइ किताब जरूरी अच्छी बात है, लेकिन इतना मैं आपको दे रहा हूँ तो मुझे लगता है कि दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि कार्बन के बीच में जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो रोटेशन फ्री है, और रोटेशन फ्री होने की वजह से वहां पर जाकर के रुकेगा जहां पर उसको स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिल जाएगी। तो अब जरा आप डायग्राम को देखो ध्यान से। पहले तो इस डायग्राम को देखिए आप, जो मैं यहाँ ऊपर दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम जो रेड कलर से बॉक्स में देखो, ये आपको इक्लिप्स्ड फॉर्म दिख रही है। और अगर ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है तो ये आप जान लीजिए कि ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ओवरलैप करेगा, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन का, ये वाले को ओवरलैप करेगा, ये वाला इसको ओवरलैप करेगा, ये वाला इसको ओवरलैप करेगा। तो मतलब ये स्टेबल रह ही नहीं पाएंगे, ये तो भागेंगे। तो यहाँ पर लिखा है साफ साफ लेस स्टेबल। ठीक है, अब दो फॉर्म इसकी आपको स्टेबल दिख रही है, क्यों? क्योंकि इसके हाइड्रोजन ये सब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे तो मतलब रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के बीच में जो कन्फर्मेशन आता है उन्हें पहला स्टैगर्ड कन्फिगरेशन, दूसरा आपका इक्लिप्स्ड है, फिर तीसरा आपका स्टैगर्ड। तो यानी इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो होता है, दो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की फॉर्म है, जो अगर 60 डिग्री एंगल पर घुमा दीजिए तो 60 डिग्री एंगल पर घुमाने पर जो मॉलिक्यूल मिलेगा वही मॉलिक्यूल डिसाइड करेगा कि वो कितना है। तो अब आप एक चीज नोटिस करिए, इन दोनों के बीच में अगर एंगल देखेंगे मॉलिक्यूल के बीच में, तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में अगर 3 लाइन ड्रॉ की जाए तो एंगल 60 का सर्किल के बीच बना करके देखो तो 120 का आएगा, सॉरी 12 3 36, 120 का एंगल आएगा। तो यहाँ पर न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला अगर इथेन मॉलिक्यूल का आप ध्यान से देखिए तो यहाँ कंडीशन है, यहाँ कंडीशन आपको मिलेगी कि देखो ये हाइड्रोजन, देखें ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के बीच में है और ये आगे पीछे है। तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? वो 60 डिग्री है। देखो दिखाया यहाँ पर 60 डिग्री है, इसी को हम बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, तो डाईहेड्रल एंगल वो एंगल होता है जो दो हाइड्रोजन एटम के बीच
कि वो डिसाइड करता है। डाइहेड्रल का मतलब हुआ कि आगे पीछे हैं और फिर एंगल हम डिसाइड करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। अब ये सामने वाला फ्रंट वाला कार्बन और पीछे बैक वाला कार्बन होगा, तो फ्रंट और बैक वाले कार्बन के आमने सामने जो हाइड्रोजन बैठेंगे, तो अब आमने सामने तो इक्लिप्स हो गया, तो इक्लिप्स फॉर्म से तो मतलब है नहीं, लेकिन जो स्टैगर्ड फॉर्म है उसमें थोड़ा गैप आएगा आमने सामने फिंगर में। फिंगर आप अपने अपने जैसे हथेली की दोनों फिंगर आमने सामने करिए, तो आपको एक फिंगर दूसरे की क्रॉस में दिखाई देने लगेगी, उसके बीच में जो एंगल सेट हो जाता है वो कहलाता है डाइहेड्रल। आप हथेली पे हथेली रख करके देखिए, पहले उंगलियों से उंगलियां मिलाइए, आप सभी लोग पहले उंगलियों से उंगलियां मिलाइए और उसके बाद अपने राइट हैंड को हल्का सा घुमा दीजिए। जैसे घुमाएंगे हर उंगली दूसरे की ग्रिप में, जो गैप होता है उसमें आ जाएगी, फिर दोनों के बीच में जो एंगल दिखेगा वो डाइहेड्रल एंगल करेगा। करके देखिए जरा एक बार, करके देखिए जरा एक बार, डाइहेड्रल एंगल आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, एक हथेली बाएं बाएं लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड की हथेली पर राइट हैंड साइड की हथेली पहले उंगलियां मिला के अंगूठा मिला के रखिए और फिर हल्के से ऊपर वाला घुमा दीजिए, या बीच में पेन फंसा लीजिए और पेन फंसा करके आप घुमा दीजिए, ऐसे आमने सामने रखिए, हल्का से घुमा दीजिए, फिर आपको एक उंगली दूसरे उंगली के गैप में दिखाई देने लगेगी, वो बोला जाएगा डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। ठीक है, करके देखो जरा, करके देखिए। ठीक, रोहित वो एक्टिवेट कर दिया गया है आज रात के 12 बजे। आपने लिखा सर दे दीजिए, टाइम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही कम है, तो आपको रात के 12 बजे एक्टिवेट ऑटोमेटिक लगा हुआ हो जाएगा। मैंने आपसे बोला था 10 तारीख, तो अभी 10 पूरी नहीं हुई है। मैंने आपसे बोला था 10 तारीख, तो 10 अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, रात के 12 बजे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, इसलिए आप उससे चिंता ना करिए। आपने बोला था, मैंने ऑटो पे लगवा दिया है, 10 बजे अपने आप अपडेट हो जाएगा। 10 तारीख को रात के 12 बजे अपने आप अपडेट होगा। अब दूसरी चीज जो है, ये चीज देखें यहाँ पर, जो 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब घोड़े की तरह रिप्रेजेंटेशन, आपको जो आपने रिप्रेजेंटेशन देखा होगा, जो सी हॉर्स मिलता है बिल्कुल उसी कंडीशन पर है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल, यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है 90 डिग्री नहीं आ रहा है नुजहत सर, 90 डिग्री नहीं आएगा, 90 डिग्री आना ही नहीं। ठीक है, 90 डिग्री नहीं आएगा, आप करके देख लीजिए, 90 नहीं आ सकता है। 90 तो बहुत हुआ, अगर फिंगर के गैप में फिंगर डालोगे तो 90 डिग्री कैसे हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री हो जाए तो उंगलियां आपकी टेढ़ी होंगी, सवाल ही नहीं उठता 90 डिग्री। एक फिंगर के बीच में दूसरी फिंगर जब आएगी तो 90 डिग्री तो सवाल ही नहीं उठता नुजहत। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसमें स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन अगर बनाओगे तो सेम कंडीशन, देखो ये इक्लिप्स्ड हो गई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में आ रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में आ रहा है, इस तरीके से देखो ध्यान से। यहाँ पर कार्बन अगर आप बनाते हो ऐसे करके, ये कार्बन बनाओगे तो एक हाइड्रोजन तो ये बना दो, एक हाइड्रोजन ये बना दो, देखो आमने सामने बनाना है, नीचे हाइड्रोजन ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, यहाँ पर भी सेम कंडीशन पर ऐसे बनाओ और ऐसे बनाओ, तो ये एक दूसरे के आमने सामने आने चाहिए। तो इस कंडीशन को बोलते हैं 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। सिंपल है, बहुत चीज नहीं है इसमें, तो इसमें तो बहुत खास बात नहीं, इसमें 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात कर लीजिए। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फॉर्म में ये पूछा जा सकता है कि टॉर्सनल स्ट्रेन जो होता है वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है या बढ़ाता है घटाता है, ये बताना पड़ेगा आपको। दूसरी बात है कि इक्लिप्स्ड, दो स्टैगर्ड फॉर्म के बीच में कौन सी आती फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म आती है। स्टैगर्ड और इक्लिप्स को करने के लिए तो एंगल कितना घुमाना पड़ेगा, 60 डिग्री रोटेशन देना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीजें सिंपल सिंपल से होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्री रोटेशन होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इतने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। बस 1 मिनट थोड़ा पानी पी लो।
चलिए ठीक है, धन्यवाद वेट करने के लिए, इंतजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए कंफर्मेशन हम लोग प्रोपेन में देख लेते हैं। इसी तरीके से प्रोपेन में कंफर्मेशन जब देखेंगे तो यहाँ पर 3 जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। प्रोपेन इज ए 3 कार्बन एल्केन जो ईथेन का डेरिवेटिव होता है, जिसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है एक मिथाइल ग्रुप से। ये बात ध्यान देना, ये तो बस पता ही, ध्यान क्या देना, रोटेशन का कंसेप्ट वही लगता है जो कंसेप्ट वहां पर था। देखो इसमें अगर हम बॉल एंड सॉकेट मॉडल से समझने की कोशिश करें दीक्षा, तो बॉल एंड सॉकेट मॉडल में जो हमने ब्लैक कलर की बॉल बताई हैं, ये सब कार्बन को रिप्रेजेंट करती है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करती है, बाकी सब हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन है, बाकी सब हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन है। तो अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में एक कार्बन ये है, एक कार्बन फ्रंट पर है, एक कार्बन आपके फ्रंट पर है, एक कार्बन बैक में है, एक कार्बन आपके बैक में, और एक ये ऊपर कार्बन दिखाई दे रहा है। तो मतलब टोटल आपको 3 कार्बन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर शो करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसमें स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म जब होती है तो सिंपल सी बात ये है कि प्रोपेन के स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म की जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, 13.8 किलो जूल पर मोल का है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। समझ गए भैया, ये बात ध्यान देना कि इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस कितना है। अब इसमें भी वही बात आ जाती है, कौन स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, वो चीज़ आपको पता लग जाएगी। तो बता दो ऐसे ही, यहाँ पर ऐसे बता दो, प्रोपेन के बारे में ऐसे बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, जल्दी बोलो फटाफट, विच वन इज मोर स्टेबल, और क्यों स्टेबल है इतना, दोनों रीजन बता दो, विच वन इज मोर स्टेबल एंड वाई, विच एंड वाई, 2 क्वेश्चन है, विच वन इज मोर स्टेबल एंड वाई, जल्दी बोलिए। स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, बिल्कुल सही शिवानी, स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा, देखिए स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा, चाहे वो न्यूमन प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट हो, चाहे वो न्यूमन प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट हो, चाहे बॉल एंड सॉकेट में रिप्रेजेंटेशन में हो, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि स्टैगर्ड में लीस्ट टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि स्टैगर्ड होगी तो आमने सामने हाइड्रोजन आएंगे ही नहीं, और जब आमने सामने नहीं आएंगे तो टॉर्सनल स्ट्रेन सबसे कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, बताओ, किसी भी कन्फर्मर्स की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, अगर जवाब दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, जवाब दोगे तो अच्छा लगेगा, बोलिए। कन्फर्मर्स की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, विच फैक्टर अफेक्ट द स्टेबिलिटी, विच फैक्टर, कौन सी चीज है, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, बात आपकी सही है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन आपका मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन, यानी कि कौन सा फैक्टर, तो आपको बताना पड़ेगा, टॉर्सनल स्ट्रेन होता है इसका आंसर, जो मैं बोल रहा हूँ सर उसका आंसर टॉर्सनल स्ट्रेन है, ये बात ध्यान दीजिएगा। स्टेरिक स्ट्रेन वो, ये स्टेरिक स्ट्रेन एक तरीके का यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन दीक्षा है। स्टेरिक तो वर्ड जो है वो इसी का मॉडिफिकेशन यहाँ पर दिया गया, स्टेरिक में इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल करता है, लेकिन जब कन्फर्मेशन चलेगा तो टॉर्सनल वर्ड बोलेंगे, स्टेरिक वर्ड यहाँ पर उचित नहीं माना गया है, ठीक है, ये बात ध्यान में ले देना, लेकिन है लगभग वही चीज है, सेम कंडीशन में फॉलो होता है, वो बात सब ठीक है। अब एक चीज जो है वो आपको बताऊं, ये कन्फर्मेशन हो गया एन ब्यूटेन का, तो एन ब्यूटेन के कन्फर्मेशन की बात ये होगी कि एन ब्यूटेन इज ए 4 कार्बन एल्केन, एन ब्यूटेन एक 4 कार्बन एल्केन होता है और डेराइव होता है कहाँ से, आपको पता है कि एक और हाइड्रोजन हटा दो, एक मिथाइल लगा दो, तो अभी तक आपने इथेन मॉलिक्यूल में ऐसे कहो कि इथेन में 2 लगा दो, सिंपल, इथेन के दोनों साइड के हाइड्रोजन उड़ा दो और लगा दो 2 मिथाइल, अपने आप बन जाएगा भूतेन, टुडेलेन जो बनना है।
तो अब आप यहाँ देखो, ये मिथाइल एक इधर लगा, एक इधर लगा, समझ में आ रही मेरी बात नहीं? अब अगर इनको मैं दिखाता हूँ तो वो सिंपल आपको पता है, लेकिन अब आपको यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है दीक्षा, गड़बड़ मत करना। अगर दोनों मिथाइल आमने सामने हैं और दोनों सिंपल लाइन से खिंचे हुए हैं, तो समझ लेना दोनों डैश, अगर सब दोनों साइडें डैश, वेज और प्लेन जो लाइन से खिंची हुई है, सिंपल लाइन या जिसे डार्क लाइन आप बोलते हो या सॉलिड लाइन बोलते हो, सॉलिड लाइन अगर आमने सामने है, डैश लाइन अगर आमने सामने है, और अगर आमने सामने वेज लाइन है, तो समझ लेना वो इक्लिप्स्ड फॉर्म है। सोचना नहीं है बिल्कुल यहीं पर। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, आमने सामने अगर ऐसे आ गया, अगर ये आमने सामने आए, ये आ गया इसके सामने, ये आ गया इसके सामने, और ये आ गया आपका इसके सामने, तो डेफिनेटली वो फॉर्म कौन सी हो जाएगी? वो इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड हो जाएगी। और फुल्ली इक्लिप्स्ड का मतलब ये हो गया कि अब वो स्टेबल नहीं रह जाएगी। बिल्कुल आंसर आपका एग्जैक्ट है। अब यहीं पर मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं कि ये मैंने एंटी फॉर्म ले ली, तो यहाँ पर एंटी चलता है मतलब अपोजिट। मिथाइल से आपको हाइड्रोजन की डिस्टेंस दिखाई देगी ये। और अच्छा, फुल्ली इक्लिप्स्ड की खास बात होगी, मिथाइल के ऊपर मिथाइल जब आएगा तभी फुल्ली इक्लिप्स्ड है, ये बात ध्यान रखना। मिथाइल के ऊपर मिथाइल तब फुल्ली इक्लिप्स्ड है। फुली इक्लिप्स्ड तब होगी, फुली इक्लिप्स्ड जो है वो तब होगी जब डायरेक्ट मिथाइल पर मिथाइल आएगा, ये बात ध्यान देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर फुल्ली इक्लिप्स्ड जब होगी, इक्लिप्स्ड तब होगी जब क्या होगा, मिथाइल के सामने मिथाइल आएगा, उससे पहले वो फुल्ली इक्लिप्स्ड नहीं है, केवल इक्लिप्स्ड है। तो दोनों में डिफरेंस आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए डायग्राम में देखिएगा। जैसे ये एंटी फॉर्म में है, यहाँ हाइड्रोजन आपको अपोजिट दिखाई देंगे और दो मिथाइल आपको एक दूसरे के अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, आमने सामने दिख रहे हैं। शिवानी देखो कौन बात करना चाह रहा है भैया, बोलो। राजेश क्या कह रहे हो, बोलो भाई। हेलो, यूं ही खाली उंगली मार दी से। देखो अब सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं मॉलिक्यूल इनकी बात कर लेता हूँ, इसे मैंने 60 डिग्री पर रोटेट किया, जैसे 60 डिग्री पर रोटेट किया तो आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल आ गया, हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल आ गया। देखो ध्यान से, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन है और इसके जस्ट बगल में पीछे की तरफ मिथाइल, ठीक है। और ये सब हमारे हाइड्रोजन भैया है, हाइड्रोजन भैया है, और ये आपका कौन सा दिख रहा है, हाइड्रोजन, और इसके बगल में पीछे की तरफ आ गया आपका मिथाइल आ गया, ये पीछे की तरफ आ गया आपका मिथाइल। तो ये बात ध्यान देना, ये केवल इक्लिप्स्ड है क्योंकि मिथाइल पे मिथाइल नहीं है, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल है, सिंपल। हेलो हेलो, गलती से हो गया। तो मेन चीज ये है कि ये कहलाया इक्लिप्स्ड फॉर्म, क्योंकि इक्लिप्स इसलिए है क्योंकि इसमें मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है, जबकि ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, फुल्ली इक्लिप्स्ड है। तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको कि 60 डिग्री रोटेशन कराते चलिए, 60 डिग्री रोटेशन कराते चलिए, आपको हर फॉर्म मिलती रहेगी। नंबर 1 एंटी, सुनना ध्यान से, नंबर 1 एंटी, नंबर 2 इक्लिप्स्ड, नंबर 3 गॉची फॉर्म। अब ये फिर एक वर्ड आया, बोले गॉची सर क्या बला आ गई, नहीं। गॉची फॉर्म का मतलब ये है कि मिथाइल एक दूसरे के इक्लिप्स्ड फॉर्म में आने की कंडीशन पैदा कर रहे हों, आने की कंडीशन पैदा कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन मिथाइल एक दूसरे से इक्लिप्स्ड में आने की कंडीशन पैदा कर रहे हो, तो वो उस समय गॉची फॉर्म कहलाती है। तो ये आप देखेंगे दोनों 60 डिग्री पर चाहिए, तो पहले एंटी, इक्लिप्स्ड, फिर गॉची। तो कभी कभी पूछ लेते हैं गॉची फॉर्म आती कहाँ से, दो, अब आप इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड के बीच में कौन सी आएगी, गॉची, या फुल्ली इक्लिप्स्ड और इक्लिप्स के बीच में कौन सी आएगी, गॉची। तो सिंपल सी बात है, दो इक्लिप्स्ड फॉर्म के बीच की फॉर्म ही गॉची बनेगी, ऐसे याद रहेगा लंबे टाइम तक। अब एक बात और भी है, एक डायग्राम से और भी बताऊंगा तुम्हें। देखो यहाँ पर ये फॉर्म है,
ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सुनो दीक्षा रानी, शिवानी, स्वाति चौधरी जी, सुने ध्यान से। सर ये इतना इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो आपके एग्जाम को ये बताएगा कि आखिरकार एग्जाम में यहाँ से क्या सिचुएशन पॉसिबल बैठ सकती है। देखिए जरा ध्यान से सर, ये मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब यहाँ मैंने पोटेंशियल एनर्जी ली है, जो अभी आप पोटेंशियल एनर्जी चौधरी जी बोल रहे थे, उसी के बेस पर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। जो आप लगातार बोले जा रहे थे, बीच में मैं नहीं उस समय बोल रहा था, आप बोल रहे थे। अब देखिए उसी बात को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने जो ऊपर फॉर्म लिखी, नंबर 1 एंटी गॉची गॉची एंटी, ठीक। नीचे 3 है, एंटी गॉची गॉची एंटी, सिंपल सी बात है। एजी है ना, एजी जी आप हो गए ऊपर चलेगी तो बची हुई 3, क्योंकि 5 फॉर्म बनाई थी हमने। तो नंबर 1 आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो एंटी फॉर्म होती है, जो एंटी फॉर्म होती है वो आपको कैसी दिखाई देगी, वो आपको स्टेबल दिखाई देगी, क्योंकि उसमें टॉर्सनल स्ट्रेन कम रह जाता है। जब टॉर्सनल स्ट्रेन कम रह गया, जैसे जैसे इसके हमने 60 डिग्री जैसे इसको रोटेट किया, इसका एनर्जी लेवल बढ़ा, और जैसे एनर्जी लेवल बढ़ा ये एक दूसरे को इक्लिप्स कर गई। मतलब ये सिंपल सी बात है, जैसे इक्लिप्स की तुरंत स्टेबिलिटी इसकी कैसी पड़ गई, कम पड़ गई। अब स्टेबिलिटी कम इसलिए हुई क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेन इसके अंदर बढ़ गया, सिंपल सी बात है। अब फिर क्या हुआ, फिर हमने 60 डिग्री घुमाया तो जैसे गॉची फॉर्म में आ गया। अब गॉची फॉर्म में फिर क्या हुआ कि टॉर्सनल स्ट्रेन फिर घट गया। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो एनर्जी की टॉर्सनल स्ट्रेन से निकाली गई है। अब यहाँ एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी आएगी, बताइए सर। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी चौधरी जी किसकी आएगी, अभी आप बात कर रहे थे इसलिए आपसे ही पूछ दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा आपने केवल इतना लिखा था कि स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन कम होती है ज़्यादा, इस बात का आपने डिस्कशन नहीं किया, बिल्कुल भी आपने डिस्कशन नहीं किया। दोनों बार मुझे अच्छे से याद है, इसलिए मैं वहाँ पर बिल्कुल आपको नहीं टोक रहा था, है ना। अब मैं आपको जरूर टोकूंगा क्योंकि आपने पोटेंशियल एनर्जी की तो बात की, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी इसकी बात करना मैं चाहूँगा। फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी सर ज़्यादा आ रही है, और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी वो स्टेबल कैसा हो जाएगा, वो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फुल्ली इक्लिप्स्ड सबसे कम स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। तो संजीव भैया ये मुझे बताने की कोशिश आप करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी और इक्लिप्स्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है, दोनों की एनर्जी लेवल क्या डिफरेंस कर रहे हैं, किसकी कितना एनर्जी लेवल से डिफरेंस कर रहे हैं, दोनों का एनर्जी लेवल कितना डिफरेंस है, ये बात बताने की सर कोशिश अगर आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा जी। इसकी एनर्जी अगर आपको कैलकुलेशन लेकर के जानी है तो 22.2 है, जबकि इसकी 14.6 है। तो 12 में से 6 गया, 6 बचा, और यहाँ पर एक बचा आपका, 11 में से 4 गया, 7 बचा। तो 7.6 का डिफरेंस दोनों की एनर्जी में आ रहा है, ये आप नोट करिएगा मैक्सिमम लेवल पर। और मिनिमम लेवल पर कितना आ रहा है वो आपको दिया हुआ है, कैलकुलेटेड 3.8 दिया हुआ है जो मिनिमम लेवल पर है, और मैक्सिमम लेवल पर जो डिफरेंस है वो आपका 7.6 है, इस बात का ध्यान देना। ये वैल्यू ये फुल्ली की है, ये फुल्ली की है, और ये केवल इक्लिप्स्ड की है, ये केवल इक्लिप्स्ड फॉर्म की वैल्यू है। इन दोनों को पीजीटी में अगर पूछ लिया गया तो संजीव भैया, धनीश देवजनी, रेणु, कविता, पंकज जी और शिवानी, दीक्षा, सब बाद में ये मत कहना सर कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जो अनुज सर आपको बता रहे हैं कि फिक्स होते हैं, उन क्वेश्चन में कोई देवराय नहीं है कि कुछ ही लोग अटेम्प्ट करेंगे, जैसे हर आदमी वैल्यू थोड़ा रट के चला जाएगा, हर आदमी वैल्यू नहीं रटेगा, कुछ ही लोग वैल्यू रट के जाएंगे, और जो लोग वैल्यू रट के जाएंगे उनके लिए ये क्वेश्चन वरदान साबित हो जाएगा, ये बात मान लीजिएगा।
क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये फिक्स वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो याद होने पर ही जवाब मिलेगा, याद करने पर ही जवाब। जैसे पीजीटी में एक क्वेश्चन जरूर ऐसा आता है, पेपर आज से 10 साल के पुराने उठा लीजिए, आज से 10 साल के पुराने पेपर उठा लीजिए, वो आपको बता देंगे कि एक क्वेश्चन जरूर ऐसा आएगा। तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये है जी, दूसरी बात ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि गॉची फॉर्म को देखो भाई, ये गॉची यहाँ पर आ गई, अब ये गॉची फॉर्म में देखो और इक्लिप्स फॉर्म में देखो, तो इन दोनों में बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है वो आपने लिख ही दिया, देवजनी ने भी लिख दिया, 3.8 डिफरेंस लिख दिया है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है। तो अब आपको याद करना पड़ेगा कि ये वैल्यूज कैसी है, ठीक है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए अब हम इनके एनर्जी की बात को जब कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर एंटी फॉर्म और गॉची फॉर्म को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करें, मिलाइए जरा, देखिए ऊपर मिलाते हैं, एंटी और गॉची को मिलाइए, ये एंटी है, ये गॉची है, ये एक दूसरे की क्या मिरर इमेज है? ये एक दूसरे की क्या मिरर इमेज है? मिरर इमेज है बताइए, या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? ये दो एंटी और दो गॉची देखो आप, ये दो गॉची क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? मिरर इमेज है। पहले तो दो एंटी दो गॉची देखिए आप, मिटा देता हूं, दोबारा बताता हूं आपको। देखिए दो एंटी देखिए, दो गॉची देखिए, इस एंटी को इस एंटी से देखो, क्या ये इसकी मिरर इमेज है? क्या ये इसकी मिरर इमेज है? क्या ये इसकी मिरर इमेज है? ठीक, ये एक दूसरे की क्या मिरर इमेज है? नो, यहाँ नो आएगा, यहाँ भी नो आएगा, ठीक। हाँ जी, तो ये बात भी आपको ध्यान देने वाली है कि कौन किसका एंटी है, ये पूछ सकते हैं, ठीक। ये अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये नॉन सुपर इम्पोजेबल डायस्टोमर्स के नाम से जाने जाते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, आप इस लाइन को नोटिस करेंगे, आप यहाँ देखो ध्यान से, द पेयर, यहाँ देखो ये आखिरी लाइन देखो आप, द पेयर, अरे पेन नहीं पकड़ में आ रहा है, क्या बात है, द पेयर कंप्राइजिंग द एंटी फॉर्म फर्स्ट एंड वन दैट दे आर देयरफॉर, देखो ये गॉची फॉर्म थर्ड एंड फोर्थ, हाउएवर नॉट मिरर इमेज of each other and consequently they are called conformational diastereomer, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान देना पड़े तो स्ट्रक्चर नंबर थर्ड और फोर्थ जब देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज, जहां मैंने नो लिखा था, जहां मैंने अभी नो लिखा था, ठीक, एंटी और गॉची के बीच की बात कर रहा था, तो जहां मैंने लिखा था तो वहां आपको बताना पड़ेगा कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इसलिए इनको कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ऐसे बोल सकते हैं कि कन्फर्मेशनल आइसोमर अनलाइक द कन्वेंशनल स्टीरियोमर दे आर रेडली इंटरकन्वर्टेबल हैंस कैन नॉट बी सेपरेटेड। जो आपस में ये पूछा जाता है पेपर में कि क्या ये सेपरेट हो सकते हैं, तो ये सेपरेट नहीं हो सकते। कारण क्या है? क्योंकि वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं ड्यू टू लेस डिफरेंस इन एनर्जी। एनर्जी का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर एनर्जी का बहुत बड़ा डिफरेंस होता तो फिर ये गैपिंग नहीं, मतलब जो आपस में इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों को सेपरेट करना है तो आपको एनर्जी का डिफरेंस 22.2 और 14.6 और 3.8 का जो डिफरेंस है वो कवर अप करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सेपरेट होंगे, उससे पहले सेपरेट नहीं होंगे। अब इसमें फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं? एक तो टॉर्सनल स्ट्रेन, तो कतई दिमाग में बिठा दो कि टॉर्सनल स्ट्रेन जो होता है वही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इंसान है ना, वही फैक्टर जो है वो किसी की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा। अब आप बता दोगे कि जो फुल्ली क्लिप्ड है वो ज़्यादा
जो, हाँ ठीक है दीक्षा, गौची गौची एनेंशियोमर कहलाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फुल्ली इक्लिप्स्ड और इक्लिप्स्ड में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो आपने बता ही दिया था अभी फुल्ली इक्लिप्स्ड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। फैक्टर्स में टॉर्सनल स्ट्रेन सबसे नंबर 1 पे जिम्मेदार होगा, दूसरा होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा हो जाएगा स्टेरिक स्ट्रेन। अब बात ये आती है दीक्षा कि स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो यहाँ रिप्रेजेंट है, ठीक है। देखिए स्टेरिक स्ट्रेन जब पैदा होता है, स्टेरिक स्ट्रेन जब पैदा होता है तो हमेशा दो कार्बन, देखो दो कार्बन मॉलिक्यूल जब आमने सामने आएंगे तो उनके बल्कि ग्रुप में चलता है। बल्कि ग्रुप में जब चलेगा तो स्टेरिक स्ट्रेन है। जब सिंपल नॉर्मल ग्रुप के बीच में चलता है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? टॉर्सनल स्ट्रेन बोल देते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, परेशान नहीं हो जाना है लगभग एक ही बात। वैंडरवाल जब रिपल्सन चलेगा, ठीक है, बिल्कुल वैंडरवाल जब रिपल्सन चलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो उसको स्टेरिक स्ट्रेन का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है और आपने बताई, अच्छी है। दूसरी चीज आपको ये बताऊंगा, दूसरा फैक्टर एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है। अगर किसी मॉलिक्यूल के बीच में कोई एक ऐसा ग्रुप या एटम लगा दिया जाता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उसके पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव पैदा हो जाता है, तो उस कंडीशन में एक खिंचाव पैदा होता है। उस सिचुएशन में खिंचाव पैदा होता है मॉलिक्यूल के बीच में, और अगर वो खिंचाव हम देखें तो वो खिंचाव हमें 60 डिग्री पर जाकर के बैलेंस करने को मिलता है। रोटेशन 60 डिग्री करते रहिए और जैसे ही करेंगे तो वो स्टेबलाइजेशन से डिसस्टेबलाइजेशन इफेक्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मतलब ये क्या है? स्टेबल है, ये लेस स्टेबल हो गया, ये और स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया। तो मतलब स्टेबिलिटी तब मिलेगी जब दोनों स्टैगर्ड फॉर्म में होंगे, और जब दोनों इक्लिप्स्ड फॉर्म में आएंगे किसी भी कंडीशन में तो स्टेबिलिटी डाउन होती चली जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात ये कहें कि दोनों मॉलिक्यूल में जब थोड़ा सा पोलर करेक्टर पैदा हो जाता है, तो पोलैरिटी जहां पर दिखेगी वहां पर हो जाएगा टॉर्सनल स्ट्रेन। जहां पर वीक वैंडरवाल फोर्सेस के बीच की कंडीशन हो जाएगी वहां पर हो जाएगा आपका स्टेरिक स्ट्रेन। ये मैं ओवरऑल अपनी बात पर बताना चाहूंगा, ठीक है। अल्टीमेट रिजल्ट यही निकल करके आएगा। एक बात और बता दो कोई लोग, देवजनी आप बताओ व्हाट इज एंगल स्ट्रेन? देवजनी आप बताइए व्हाट इज एंगल स्ट्रेन? एंगल स्ट्रेन क्या होता है? एक हो गया टॉर्सनल स्ट्रेन, एक हो गया स्टेरिक स्ट्रेन, एक हो गया एंगल स्ट्रेन। अब देवजनी बताएंगी कि बताओ देवजनी। देखो देवजनी इतना तो तय है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा पेपर में कहीं ना कहीं तो मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। मेरी वीडियोस देखिए, मेरा लेक्चर देखो, मिलेगा, ये तय है। लेकिन अब अभी मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये बताओ एंगल स्ट्रेन क्या होता है? व्हाट इज एंगल स्ट्रेन? जी बोले, बोलिए देवजनी, व्हाट इज एंगल स्ट्रेन? बोलूंगी सर। हाँ बोलो बोलो। सर एंगल स्ट्रेन इज जो मिनिमम एंगल रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन में जो साइक्लो एल्केन में एंगल एक्चुअली 109.28 डिग्री होना चाहिए, बट एंगल वहाँ पे 60 डिग्री होता है। तो जो स्ट्रेन होता है मतलब एक्चुअल एंगल जो होना चाहिए और जो वहाँ पे जो एंगल है उसका जो डिफरेंस, उसपे वजह से जो स्ट्रेन आता है उसके बाद मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी घट जाता है, उसको कहते हैं एंगल स्ट्रेन। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड में बोलना चाहो तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से जो एक्चुअल एंगल और प्रॉपर एंगल जो बन रहा है उनके बीच में जो गैप आता है, जो डेविएशन आता है, उसी को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सी लाइन में आप समझ लीजिए, जो आपने बोला है उसी को मैंने एक लाइन में कहने की कोशिश की है। और जब एंगल स्ट्रेन क्यों होता है ये बताओ। अच्छा, व्हाई एंगल स्ट्रेन टेक्स प्लेस? चलो,
एंगल स्ट्रेन क्यों होता है, इसके लिए आप जान लीजिए कि हर कन्फर्मेशनल आइसोमर जो होता है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो स्टेबिलिटी के लिए वो इतने फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 1 टॉर्सनल स्ट्रेन, नंबर 2 स्टेरिक स्ट्रेन, नंबर 3 डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और उसके बाद होता है एंगल स्ट्रेन। तो सभी लोग ध्यान से सुने कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कंफर्मेशन की किस पर डिपेंड करती है। कितने फैक्टर हो गए? 4। टॉर्सनल स्ट्रेन, और स्टेरिक स्ट्रेन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और लास्ट में एंगल स्ट्रेन हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग कंपाउंड वेरी करना शुरू करें तो ये लाइन तो आप समझ लो जरूर आएगी, 100% आएगी कि ओवरऑल फैक्टर्स कौन कौन होते हैं। तो अधिकतर लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को भूल जाते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन याद रहता है, इसको भूल जाते हैं, एंगल स्ट्रेन भूल जाते हैं, ये वर्ड भूल जाते हैं। तो टोटल 4 याद रखना। कौन कौन से फैक्टर हैं? 4। नंबर 1 नाम बता दो, पहले का नाम बताओ। पहले का है टॉर्सनल स्ट्रेन। नंबर 2 बताइए स्टेरिक स्ट्रेन। नंबर 3 डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और नंबर 4 में एंगल स्ट्रेन। तो ये आप ध्यान देना, नहीं तो पेपर में अक्सर 2 ही याद रह जाते हैं। एक तो टॉर्सनल स्ट्रेन तो याद ही रहता है क्योंकि वो कन्फर्मेशन से जुड़ा है, स्टेरिक स्ट्रेन उससे मिलता जुलता है, बाकी दोनों डाइपोल डाइपोल तो कतई नहीं याद आता है, पक्का ही है। तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अब लास्ट में आ जाते हैं, कन्फर्मेशंस एनालिसिस ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। लास्ट है ये। साइक्लोहेक्सेन को अगर देखें तो आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि अगर हम साइक्लोहेक्सेन को इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दो बेटा, ठीक है दीक्षा, समझ में आ गया मुझे, आपने लिखा है। ये मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया। इस साइक्लोहेक्सेन को क्या मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ कि एक बॉन्ड ऐसे बना दूं, एक ऐसे बना दूं। ये फॉर्म ए वाली जो दिख रही है, ये फॉर्म कौन सी है बताओगे? ये फॉर्म आपको कौन सी दिखाई दे रही है जो मैंने बनाई है? ये फॉर्म कौन सी है? ए फॉर्म कौन सी है? और आप बताइएगा ये बी फॉर्म कौन सी है? दोनों मैंने बनाई है। एक फॉर्म का पर्टिकुलर नाम है, ये ए और बी फॉर्म आपको दिखेगी। एक कहलाती है बोथ फॉर्म और एक कहलाती है चेयर फॉर्म। ठीक, ए वाली जो है ये आपको बिल्कुल दांत सही कराने गए होंगे तो डेंटल के यहाँ जो चेयर पड़ी होती है वो बोर्ड इसी तरीके से चेयर फॉर्म होती है, और जो नाव में बैठते हो वही बोट फॉर्म हो ही गई, तो बोट फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन को देखें तो इसमें जो 2 फॉर्म है, इन 2 फॉर्म में अगर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए तो एक चेयर फॉर्म है और दूसरी आपकी बोट फॉर्म है। जरा संभल के सुनना, इसे ध्यान से सुनना। अगर इन सभी के हाइड्रोजन को इंडिकेशन किया जाए तो अगर हाइड्रोजन लगातार देखे जाएं, कहीं से भी नंबरिंग करिए, अगर इसे नंबर 1 दिया है तो 1 2 3 4, यानी कि हाइड्रोजन जो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एंगल स्ट्रेन महसूस नहीं कर रहे होंगे वो हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के रहते होंगे। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के रहते होंगे, नो एंगल स्ट्रेन। अगर पूछा जाए पेपर में कि चेयर फॉर्म या बोट फॉर्म में अगर आप देखोगे तो उनके बीच में टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन जो भी है उसमें सबसे कम एंगल स्ट्रेन कहाँ लगेगा? तो पहले वाले कार्बन और चौथे वाले कार्बन पर हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम हो जाएगा। बोट फॉर्म सबसे कम स्टेबल होती है जबकि चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। बताओ, यानी कि अगर चौधरी जी आप बताएंगे, सर बताइए चौधरी जी, बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है? नीचे बनी हुई है, आप नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, आप देख लीजिएगा। लेकिन बोट फॉर्म में खास बात ये होगी, यहाँ डिस्टेंस मैक्सिमम मिलेगी। 1 और 4 पर मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी, और यहाँ डिस्टेंस 1 और 4 में मिनिमम हो जाएगी। ये डिस्टेंस यहाँ पर मिनिमम हो जाएगी, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा श्रीमान जी। अब यहाँ क्या फ्लैग्ड अभी बता रहा हूँ देवजनी, फ्लैग्ड इंटरेक्शन अभी मैं बता रहा हूँ, 10 मिनट का समय और दो, मात्र ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम इनके हाइड्रोजन्स को रिप्रेजेंटेशन करें, ठीक है,
समझ गए। अगर इनके हाइड्रोजन्स को रिप्रेजेंटेशन करें तो आपको दिखाई देना चाहिए मॉडल नंबर 1 बोट फॉर्म, और ये आपकी ट्विस्टेड फॉर्म है। ठीक है, बोट फॉर्म और ट्विस्ट फॉर्म को दोनों को देखो ध्यान से, तो इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4 के जो हाइड्रोजन हैं वो फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहलाते हैं। कौन सा हाइड्रोजन कहलाएंगे? फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहलाएंगे। अब ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन जो है वो आप देखो इस फॉर्म में क्या होगा, जो बोट फॉर्म है, ध्यान दो, ट्विस्ट फॉर्म और बोट फॉर्म को नोटिस करो तो डिस्टेंस कहाँ मिल रही है, ज्यादा डिस्टेंस कहाँ मिल रही है बताइए। HA और HB जो है वो अगर ध्यान देखो तो ट्विस्ट फॉर्म में ज्यादा डिस्टेंस मिलेगी, ये मोर डिस्टेंस पे हो जाएंगे। देखो ध्यान से, मैं सही लिख रहा हूँ, मोर डिस्टेंस यहाँ मिलेगी आप, ठीक है। क्यों मोर यहाँ मिलेगी ट्विस्ट फॉर्म, यानी कि अगर मैं बोट और ट्विस्ट फॉर्म की बात करूं तो ट्विस्ट फॉर्म में डिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, फ्लैग्ड पोल जो हाइड्रोजन है वो इस फॉर्म में ट्विस्ट बोट में ट्विस्टिक फॉर्म में ज्यादा दूर चले जाएंगे, है ना। जबकि एक चीज और ध्यान दो कि अगर हम बोट फॉर्म में हाइड्रोजन दिखाते हैं तो ये हाइड्रोजन हमें बहुत पास, ये इसके कंपैरिजन में हमें पास दिखाई देंगे, इसके कंपैरिजन में हमें पास दिखाई देंगे, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोट की ट्विस्ट फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, बोट की ट्विस्ट फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी या केवल नॉर्मल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्विस्ट फॉर्म को स्क्यू बोट फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसको कभी पेपर में आ जाए कि ये स्क्यू बोट फॉर्म है, स्क्यू बोट फॉर्म इज मोर स्टेबल या बोट फॉर्म इज मोर स्टेबल, बोट फॉर्म इज मोर स्टेबल, स्क्यू बोट फॉर्म इज मोर स्टेबल, कौन सा जवाब आएगा आपका? आप बताओगे कि सर स्क्यू बोट फॉर्म of cyclohexane is more stable than boat form because the flag pole hydrogens apart from each other, यही बोलेंगे ना, apart from each other, जो वर्ड मैंने बोला है वो ध्यान दीजिएगा। अब अगर आ जाती है यहाँ पर इनकी एनर्जी की बात, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इनकी एनर्जी की अगर बात आ जाती है तो कंफर्मेशन और पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन दोनों में रिलेशन को देखना है। सबसे पहले आपको चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। यहाँ देखो लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी आपको दिख रही होगी, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी आपको दिख रही होगी, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी आपको दिख रही होगी यहाँ पर आपको मैक्सिमम हाफ चेयर फॉर्म में आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको दिख रही होगी, देखो ध्यान से। लेकिन ये तीन फॉर्म ऐसी हैं जिनकी एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है, यानी कि मीडियम हो गई, इनकी न कम है न ज़्यादा है। तो ये बताओ इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म हो गई, उसके बाद नंबर आ जाएगा बोट फॉर्म का, और बोट फॉर्म में भी कौन सी हुई? ट्विस्ट बोट फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी बोट के अंदर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इनमें साइक्लोहेक्सेन, जो अगर मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेन को देखते हैं तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हमको चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि उसमें फ्लैग पोल जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे से अपोजिट पर है, सामने आमने सामने भी नहीं है, अपोजिट पर है। दूसरी बात पोटेंशियल एनर्जी कम हो जा रही है, और तीसरी बात है स्टेरिक आपका टॉर्सनल स्ट्रेन भी इसके अंदर बहुत ही कम है, इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये एंगल के हिसाब से। अब आ जाती है ये वाले फ्लैग्ड, हमने एक बीच में कभी पढ़ा रहे थे, दीक्षा तो बताओ, मैंने एक बार कंसिडरेशन किया था, मैं आपको एक्सियल हाइड्रोजन और फ्लैग्ड मतलब इक्वेटोरियल हाइड्रोजन की बात मैंने की थी कि बताऊंगा एक दिन, तो अभी आज सुन लो ध्यान से। एक्सियल हाइड्रोजन और होते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, है ना। अगर आपसे पूछा जाए तो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन तो कौन से होते हैं इक्वेटोरियल, कौन से होते हैं एक्सियल हाइड्रोजन? तो आप ईमानदारी से बताओ, अगर हमारे पास में ये एटम है तो इस एटम का ये इक्वेटोरियल होगा, ये
इक्वेटोरियल है और ये एक्सिस है जिसपे ये घूम रहा है चारों तरफ, इसी पे तो घूम रहा है, तो ये एक्सियल होगा। तो जो खड़े हुए हाइड्रोजन लगे होते हैं, जैसे अपना पेन टेबल पर खड़ा कर लो, तो टेबल पर खड़ा हुआ पेन टेबल पर खड़ा हुआ पेन एक्सियल है, और टेबल की जो प्लेटफॉर्म है वो इक्वेटोरियल कंडीशन पर है, इक्वेटोरियल कंडीशन पर है, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रही, देखो ध्यान से, ये जो डायग्राम मैंने डार्क किया है इसमें आपको सब दिखाई देगा, सब दिखाई देगा। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना कैटेगरी के हाइड्रोजन, हाँ ठीक है, ईस्ट वेस्ट, बस समझ गया मैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट अगर देखोगे तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है कि अगर आप सामने ईस्ट की तरफ देखोगे, वेस्ट की तरफ पीछे आगे देखोगे तो वही आपको दिखाई इक्वेटोरियल, और ऊपर नीचे देखोगे तो आपको एक्सियल दिखाई देंगे। बहुत बहुत सही, आपने सटीक जवाब दिया है और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक, चलिए, धन्यवाद आपके लिए। दीक्षा रानी बड़ी सियानी, पीती दूध बताती पानी। तो अब यहाँ पर आपसे ये भी मैं पूछ सकता हूँ कि ये बताओ कि अगर इस स्ट्रक्चर में पूछा जाए कि किस पोजीशन पर और कितने एक्सियल और कितने इक्वेटोरियल होंगे, देवजनी ने पहले ही बता दिया देवजनी ने, जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा था देवजनी ने आंसर पहले ही दे दिया। तो अगर साइक्लोहेक्सेन में देखोगे तो साइक्लोहेक्सेन C6H12 होता है, तो इसका मतलब अगर 6, तो यानी कि हर पे 2 आ गए, तो 2 पे क्या होगा, एक एक्सियल होगा, तो 6 एक्सियल होंगे और 6 ही इसमें इक्वेटोरियल होंगे। इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये बात याद रख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। चलो अब आ जाओ इसमें, नेक्स्ट लास्ट में आ जाओ। इन दोनों में अगर मान लीजिए सपोज कर लो एक मिथाइल ग्रुप हमने लगा दिया, साइक्लोहेक्सेन में अगर एक मिथाइल ग्रुप मैंने लगा दिया, तो देवजनी ये होगा, इसके अंदर एक और नया वर्ड जुड़ जाएगा, एक नया वर्ड और जुड़ जाएगा बेटा, जिसका नाम है, ध्यान दो, जिसका नाम है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। लार्जर एटम अगर डाल दो, चाहे ब्रोमीन ही डाल दो, कुछ भी डालो आप, तो 1,3 डाई इंटरेक्शन इसमें काम करना शुरू हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हाइड्रोजन साइक्लोहेक्सेन में किसी बड़े एटम, जैसे मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो, आयोडीन से रिप्लेस कर दो, कोई Br से रिप्लेस कर दो, C2H5 से रिप्लेस कर दो, किसी से कर दोगे, तो जो 3 एक्सियल बॉन्ड है सेम साइड के, उनको आप ध्यान से देखोगे तो उनके बीच में एक क्राउडिंग पैदा हो जाएगी, और वो क्राउडिंग 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन के लिए जिम्मेदार हो जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान देना, इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पर। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस डायग्राम को देख रहा हूँ, जो डायग्राम मैंने रेड कलर से टिक किया, सिंगल और डबल टिक, तो यहाँ पर आपको एक इक्वेटोरियल मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर एक्सियल मिथाइल दिख रहा है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बोलिएगा। इक्वेटोरियल, ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, वाई इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल, वाई इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल, वाई इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल, मिनिमम रिपल्सन है, वेरी गुड, मिनिमम रिपल्सन है। ये पूरी पीडीएफ इतनी दमदार अगर पढ़ लोगे ना, तो 3 क्वेश्चन तो तैयार रखें, यूपी पीजीटी में 1 क्वेश्चन, यूपी पीजीटी में 1 क्वेश्चन, और बाकी सभी में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन का दायरा है। यूपी में 1, यूपी में कंफर्मेशन आइसोमर से 1 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी भी इसी के उसकी पीडीएफ में डाल दूंगा। चलिए, ये डिटेल है इन दोनों में। एक लास्ट में पॉइंट और बता देता हूं, उसको पढ़ लीजिएगा। कन्फिगरेशनल आइसोमर और कंफर्मेशन आइसोमर में डिफरेंस, ठीक है। कन्फिगरेशनल आइसोमर और कंफर्मेशनल आइसोमर बिहार में आने के चांस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके इसलिए बोला नहीं मैंने। बिहार में अगर पूछेंगे तो नॉर्मल पूछेंगे, अभी जो क्वेश्चन का व्यू देखा है मैंने।
देखिए एक आपको बता देते हैं, जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है उसे कन्फिगरेशनल आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। और उसमें हमेशा कोई बॉन्ड का ब्रेकिंग हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। यानी सिंपल सी बात है, बॉन्ड को हम लोग सोचे कि बिना तोड़े घुमा दें तो संभावना नहीं है। मतलब वैसे नहीं, ऐसे नहीं कि आपस में बॉन्ड तोड़ दिया, दो एटम को आपस में ज्वाइन करना पड़ता है, मतलब उसमें जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा लगती है। कन्फिगरेशनल आइसोमर ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं, जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कम एनर्जी वाले होते हैं, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। अब कन्फर्मेशन आइसोमर में इंटरनल फोर्स लगता है, जैसे आपने अभी टॉर्सनल स्ट्रेन की बात की थी, जबकि यहाँ पर जो कन्फिगरेशनल होते हैं इसमें इंटरनल बहुत काम नहीं करता है, इंटरनल बहुत काम नहीं करता है, इसमें काम करता है एक्सटर्नल। आप कितना इसको ब्रेक कर पाते हैं वो चीज़ है। इनको सेपरेट कर सकते हैं, इनको सेपरेट कन्फर्मेशनल को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमेशा मूवमेंट बना रहता है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, इसीलिए कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को जल्दी सेपरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा। दूसरी बात है, शाम को आज प्रैक्टिस कराएंगे। आज सभी को सबसे पहले क्लास लेने के बाद, सावन का महीना है, ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसा मेरा आपके साथ आशीर्वाद है। और भोलेनाथ की आप पर कृपा और दया बनी रहे। मैं तो केवल आशीर्वाद दे सकता हूँ, भगवान आपको जो है वो कृपा निधान है, वही आपके ऊपर कृपा करेगा। तो सभी को सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोग आज व्रत होंगे, बहुत सारे लोग, तो ईश्वर से दुआ करिएगा कि भोलेनाथ बड़े भोले हैं और आपको आपके लक्ष्य में, आपके जो उद्देश्य आप लेकर के चले हैं उसमें आपको सफल बनाएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। नाइट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे। नाइट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 9 बजे, ठीक। बस ईश्वर के कृपा निधान में लगे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर आपसे मुलाकात होगी रात में 9 बजे। ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा रात में। ओके, बाय बाय। जी उमेश पटेल जी नमस्कार। हेलो। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते भाई उमेश जी, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। ये सर पीडीएफ प्रिंट आउट के लिए अलाउ कर दीजिए। कौन से बैच में हैं आप? ये सर अपना बैच है। अपना बैच में उमेश जी प्रिंट पॉसिबल नहीं, उसमें इसलिए पॉसिबल नहीं कि वो बैच ब्रेकिंग में है, इसलिए उसमें हमारी तरफ से पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है, नहीं तो हम खुद ही कर देते। हाँ। वो हम अलाउ हम नहीं कर सकते हैं, वो ऐप की तरफ से नहीं हो सकता। जो ब्रेकिंग बैच हैं जितने भी, उनमें नहीं है, जो कंप्लीट बैच है उनमें सभी में अलाउ है। जी सर। ये दिक्कत है, अदरवाइज मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सर व्हाट्सएप पे यही केवल एक पीडीएफ सर व्हाट्सएप हाँ मैं कर व्हाट्सएप दीजिए। कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। ठीक। ठीक ठीक, ओके ओके सर। ओके, धन्यवाद। चलिए ओके।